हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओस टहलिया वंशन परफेक्शन। जितने लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आप लोगों को मेरी नॉवेल्स पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये नॉवेल कैसा लग रहा है। तो चलिए अपने नॉवेल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है द डिस्ट्रॉयर लाइफ ऑफ डार्कनेस चैप्टर 25 पार्ट 3 कर्स्ड। पिछले कुछ पार्ट में हमने देखा था कि डिस्ट्रॉयर को शायद अपनी गलतियों का एहसास हो गया था और ये भी उन्हें पता चल गया था कि लाइफ उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। सच में क्या इम्पोर्टेंट है? या डिस्ट्रॉयर लाइफ से बेइंतहा प्यार करने लगे हैं, जिनके बिना वो जिंदा रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। और यहाँ लाइफ को तो डिस्ट्रॉयर से धीरे धीरे प्यार होने लगा है। और दूसरी तरफ प्रिंसिपल लैंड कुरैन ने जिस क्लास को कुछ दिन पहले ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा था, वो उस क्लास में जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उसमें गॉड्स है, जिन गॉड्स को प्रिंसिपल लैंड कुरैन ने ह्यूमन समझ के डांटा था और कई सारी पनिशमेंट्स भी दी थी। इसीलिए प्रिंसिपल लैंड कुरैन उस क्लास में जाना ही नहीं चाहते थे। क्या पता कोई गॉड गुस्से में उन्हें मार ही ना दे। और खासकर तो प्रिंसिपल लैंड कुरैन डिस्ट्रॉयर लान वांगजी से डरे हुए थे। आखिर डिस्ट्रॉयर लान वांगजी का टेम्पर इन सभी गॉड्स में से सबसे हाई होता है, तो बेचारे प्रिंसिपल लैंड कुरैन का डरना तो लाजमी ही था। एडना हाई प्रिंसिपल ऑफिस। लैंड कुरैन ने अपने चेयर पर बैठते हुए कहा, हाँ हश। प्रोफेसर लैंस जैन आखिरकार क्लास लेने चले ही गए। मैं बच गया, मिस्टर चिन ने कहा। सर, आपको नहीं लगता कि आपको क्लास लेना चाहिए था? ये सुनते ही प्रिंसिपल लैंड कुरैन के कान खड़े हो गए और उन्होंने गुस्से में मिस्टर जिन की तरफ देखा और कहा, मिस्टर जिन, आप मुझे मारना चाहते हैं क्या? और आप मुझे मारकर इस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं? कहीं ये तो आपका प्लान नहीं है ना? ये सुनकर मिस्टर जिन ने डरते हुए कहा, सर मैं ऐसे क्यों करूँगा, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। प्रिंसिपल लैंड कुरैन ने कहा, यूं ही? तुम तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और हाँ, आगे से अपनी ये मनहूस बातें मेरे सामने मत करना। जिंगी ने कहा, प्रिंसिपल लैंड, मैंने क्या किया? आप तो ऐसे बोल रहे जैसे मैं भी जो कहता हूँ वो सच हो जाता है। प्रिंसिपल लैंड कुरैन ने कहा, हो जाता है, तुम बोला ही मत किया करो। ये सुनकर जिंकी ने मुंह फुलाते हुए कहा, सर आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैं अभी कहूँ कि डिस्ट्रॉयर लान वांगजी आपके सामने इस कुर्सी पर बैठ जाए, तो क्या डिस्ट्रॉयर बैठ जाएंगे? नहीं ना, वो नहीं आएंगे यहाँ। तो मेरी बातें कैसे सच हो सकती हैं? ये सुनकर प्रिंसिपल लैंड कुरैन ने कहा, तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है। और तुमने फिर कहा? ये कहते हुए लैंड कुरैन ने अपने सामने की तरफ देखा और कहा, डिस्ट्रॉयर। ये कहते ही लैंड कुरैन अपने चेयर से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, डिस्ट्रॉयर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा था। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी जो प्रिंसिपल लैंड कुरैन के सामने वाले चेयर पर बैठे थे और वो प्रिंसिपल लैंड कुरैन को देख रहे थे। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने कहा, प्रिंसिपल कुरैन बैठ जाइए। प्रिंसिपल लैंड कुरैन ने कहा, हाँ। ये सुनकर डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने लैंड कुरैन की तरफ देखा और लैंड कुरैन ने जैसे ही देखा डिस्ट्रॉयर उनकी तरफ देख रहे हैं, लैंड कुरैन बैठ गए तुरंत अपनी चेयर पे एक ओबीडिएंट बच्चे की तरह। और लैंड कुरैन के बैठते ही पीछे जिंगी भी अपनी सीट पर बैठ गया था। प्रिंसिपल लैंड कुरैन डरे हुए थे और उनके पैर टेबल के नीचे कांप रहे थे। प्रिंसिपल लैंड कुरैन आज तक अपनी पूरी जिंदगी में किसी से नहीं डरे सिवाय डिस्ट्रॉयर लान वांगजी के, क्योंकि डिस्ट्रॉयर लान वांगजी का गुस्सा सभी जानते हैं। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी का गुस्सा कभी भी बर्स्ट हो सकता है और वो पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखते हैं और किसी भी इंसान या गॉड को पल भर में मारने की ताकत भी रखते हैं। ये सभी जानते हैं, इसीलिए शायद डिस्ट्रॉयर लान वांगजी से सब डरते हैं और कुछ ज्यादा ही प्रिंसिपल लैंड कुरैन डरते हैं, ऐसा लगता है देखकर। इसीलिए तो प्रिंसिपल लैंड कुरैन डिस्ट्रॉयर लान वांगजी का नाम तक नहीं लेते, वो उन्हें बस डिस्ट्रॉयर बोलते हैं। उनका पूरा नाम लेने की हिम्मत लैंड कुरैन में तो नहीं है। हालांकि यहाँ डिस्ट्रॉयर को देखकर प्रिंसिपल लैंड कुरैन ही बस नहीं डरे थे, मिस्टर जिन भी डिस्ट्रॉयर को देखकर डरे हुए थे। इसीलिए तो उनके भी पैर कांप रहे थे और वो सोच रहे थे, मेरे कहने से डिस्ट्रॉयर लान वांगजी क्या सच में यहाँ आ गए? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? क्या डिस्ट्रॉयर मुझे यहाँ मारने आए? हाँ, प्रिंसिपल लैंड कुरैन ने कहा, डिस्ट्रॉयर आप यहाँ? डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने ये सुनते ही प्रिंसिपल लैंड कुरैन की तरफ घूर के देखा। प्रिंसिपल लैंड कुरैन ने कहा, अच्छा आपको नहीं पता ना तो मत बताइए। इस वक्त प्रिंसिपल लैंड कुरैन डिस्ट्रॉयर को अपने सामने देखकर बहुत डरे हुए थे, उनकी जान जैसे हलक को आ गई थी। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने कहा, प्रिंसिपल लैंड, मैं चाहता हूँ आप मेरी मदद करें। ये सुनते ही
लैन कुरैन ने कहा, डिस्ट्रॉयर मैं और आपकी मदद पर कैसे? मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ? मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा, अब बताइए। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने कुरैन को देखते हुए कहा, आप तो जानते हैं मेरे मेट को। प्रिंसिपल लैन कुरैन ने कहा, जी डिस्ट्रॉयर मैं जानता हूँ लाइफ आपकी मेट है, पर मैंने इस पर उन्हें कुछ नहीं कहा और मैंने तो उन्हें पनिश भी नहीं किया। आप भी नहीं कहा था उन्हें पनिश करने को, पर डिस्ट्रॉयर इसमें मेरी कोई गलती नहीं। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने घूर कर फिर से लैन कुरैन को देखा और लैन कुरैन चुप हो गए। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने कहा, जब तक बोलने के लिए ना कहा जाए मास्टर लैन अपनी ज़बान मत खोलिएगा। प्रिंसिपल लैन ने कहा, ठीक है डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने कहा, मैं चाहता हूँ आप मेरी मदद करें मेरे मेट को मुझ तक लाने में। ये सुनते ही मिस्टर जिन खुश हो गए थे और उन्होंने एक्साइटमेंट में ही कह दिया, डिस्ट्रॉयर क्या आप लाइफ को इम्प्रेस करना चाहते हैं? ये सुनते ही डिस्ट्रॉयर लान वांगजी की नजरें और प्रिंसिपल लैन कुरैन की नजरें मिस्टर जिन के ऊपर चली गई। यहाँ लैन कुरैन सोच रहे थे, ये अल्फा मुझे मरवाएगा इतनी ऊंच-ऊंच बातें पूछकर। पर डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने कहा अपने सिर को हिलाकर, जिनकी कुछ कहता उससे पहले ही मास्टर लैन ने कहा, तो डिस्ट्रॉयर मेरे पास कई सारे रास्ते हैं जिससे आप लाइफ को इम्प्रेस कर सकते हैं। ये सुनते ही जिंकी की आंखें बड़ी बड़ी, क्या सोच में? इन्हें देख के तो नहीं लगता कि ये कोई आइडिया दे सकते हैं। जिंकी ने कहा, मास्टर लैन क्या सच में आपके पास कोई आइडिया? क्या आपको इसका कोई नॉलेज भी है लव का? क्योंकि ये तो लव का मैटर और आप तो शायद लव में जी। प्रिंसिपल लैन कुरैन ने कहा, मिस्टर जिन अपना दिमाग ज़्यादा मत दौड़ाइए, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। मिस्टर जिन ने कहा, क्या सच में? प्रिंसिपल लैन कुरैन ने कहा, हाँ है। और मैं आपको बता दूं मिस्टर जिन कि मैंने भी किसी से लव किया था और मैंने उसे प्रपोज भी किया था। ये सुनकर तो जिंकी और भी शॉक हो गया। उसने कहा, क्या? प्रिंसिपल लैन कुरैन ने कहा, हाँ। तभी डिस्ट्रॉयर की आवाज़ आई, कैसे? आपने अपने प्यार को कैसे इम्प्रेस किया? ये सुनते ही लैन कुरैन की नजरें जिंकी से हटकर डिस्ट्रॉयर लान वांगजी के ऊपर चली गई और उन्होंने हंसते हुए कहा, जी डिस्ट्रॉयर बता दो, आप अपने लव को, मेरा मतलब है लाइफ को, आप एक रोज दीजिए जिसे देखकर लाइफ खुश हो जाएंगी और वो आपके प्यार में गिर जाएंगी और आपसे इम्प्रेस हो जाएंगी। ये सुनकर जिंकी का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या इस तरह कोई भला किसी को प्रपोज करता है पहले ही बार में? ये क्या कह रहे हैं प्रिंसिपल लैन? कहीं ये पागल तो नहीं हो गए? और वो भी पहले ही बार में रोज कौन देता है? पहले तो ओमेगा को इम्प्रेस किया जाता है ना, ये नहीं कि प्रपोज कर दो डायरेक्ट। प्रिंसिपल लैन कुरैन का ये धमाकेदार आइडिया सुनकर डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने अपनी नजरें उठाई और उन्होंने प्रिंसिपल लैन कुरैन से पूछा, क्या ये अच्छा आइडिया है? प्रिंसिपल लैन ने खुश होते हुए कहा, हाँ डिस्ट्रॉयर ये बहुत अच्छा आइडिया है, हमेशा काम करता है। हमारे जमाने में ये आइडिया हर अल्फा फॉलो किया करते थे और हर ओमेगा तो उनके प्यार में गिर जाती थी। डिस्ट्रॉयर मैं आपको बता रहा हूँ ये आइडिया बहुत अच्छा है, ये हमारे जमाने का नंबर 1 आइडिया। जब लव का मैटर हो तो उसमें ये आइडिया जरूर काम करता है। जिंगी ने अपने मन में कहा, नंबर 1 आइडिया? ये उस जमाने का नंबर 1 आइडिया था, ये इस जमाने का नहीं कि किसी ओमेगा को फूल जाके दे दो और वो कहेगा आई लव यू अल्फा। ऐसा तो नहीं होता ना। आज के जमाने में तो वही ओमेगा आपको सेंटर फेंक के मारेगा और लाइफ का उनका तो सवाल ही नहीं है, वो फूल देखकर मान जाए, कभी नहीं। वैसे भी लाइफ हमेशा चिड़ी रहती है डिस्ट्रॉयर से, जबकि उन्हें पता ही नहीं है कि डिस्ट्रॉयर उनके मेट है। फिर भी ये आइडिया बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। यही सोचते हुए जिंकी डिस्ट्रॉयर लान वांगजी को देखकर अपना सिर नो मिला रही, नहीं डिस्ट्रॉयर ये बिल्कुल मत करना, आप पिट जाओगे लाइफ से। नहीं नहीं। लैन कुरैन के आइडिया को सुनकर डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने कहा, ये अच्छा आइडिया लगता है। ये सुनकर जिंकी ने कहा, अच्छा आइडिया? ओह माय गॉड डिस्ट्रॉयर ये आप क्या करने जा रहे हो? आपको ये आइडिया बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहिए। पर जिंकी की आवाज ही नहीं निकली डिस्ट्रॉयर लान वांगजी के सामने, क्योंकि उन्हें तो ये आइडिया पसंद आया ना। क्या पता अगर जिंकी मना कर देगा इस आइडिया को फॉलो करने से तो डिस्ट्रॉयर लान वांगजी जिंकी के ऊपर बरस पड़े। तो जिंकी ऐसे नहीं चाहता, इस वजह से वो आराम से दुबक कर बैठा हुआ है अपनी कुर्सी पर और वो इन दोनों की बातों को सुन रहा है, क्योंकि ये दोनों ही लव के मैटर में 0 है। इन दोनों की ही बातों को सुनकर लग रहा था और डिस्ट्रॉयर तो किसी नौसिखिए की तरह लग रहे थे, क्योंकि डिस्ट्रॉयर बेचारे इतने करोड़ों साल से अकेले रहते हुए हैं, तो उन्हें तो ये आइडिया होना नामुमकिन सी बात थी ना कि ओमेगास को कैसे इम्प्रेस किया जाता है, ओमेगास को कैसे प्रपोज किया जाता है, उनका ख्याल कैसे रखा जाता है, उनकी फीलिंग्स को समझना जरूरी होता है, उन्हें पैम्पर करना होता है, अपने प्यार को इम्प्रेस करना होता है। धीरे धीरे एक एक सीढ़ी
पार करनी होती है ओमेगास को इम्प्रेस करने के लिए, तब जाके कहीं ओमेगास को प्रपोज करते हो। पर यहाँ तो डिस्ट्रॉयर लैन वांगजी डायरेक्ट लाइफ को प्रपोज करने जा रहे हैं। ये सोचते ही जिंगी ने अपने सिर पर हाथ मार लिया। प्रिंसिपल लैन कुरैन डिस्ट्रॉयर के प्यार को ले भी देंगे। क्या होगा डिस्ट्रॉयर का, कहीं लाइफ गुस्सा ना हो जाए डिस्ट्रॉयर से। अब तो मुझे शक हो रहा है प्रिंसिपल लैन कुरैन ने कभी किसी को प्रपोज भी किया था कि नहीं। दूसरी तरफ बिजनेस क्लास की कंबाइंड क्लास चल रही थी, वो भी जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स थे और प्रोफेसर लैंस चैन क्लास ले रहे थे। एक बच्चे ने हाथ खड़ा कर कहा, सर क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? प्रोफेसर लैन कुरैन ने मुस्कुराते हुए बोला, जी पूछिए मिस्टर विल ने कहा, सर ये क्लास तो प्रिंसिपल लैन कुरैन लेने वाले थे, आप यहाँ क्यों हैं? प्रिंसिपल लैन कुरैन को ये क्लास लेना चाहिए था ना, आप ऑफेंड ना हो तो आप यहाँ क्यों हैं? ये सुनकर विंग की भौं चढ़ गई और उसने गुस्से में उस स्टूडेंट को पीछे की तरफ मुड़ के देखा और मन में कहा, इसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है क्या, इसीलिए जो ये इस बुढ़े को याद कर रहा है। वैसे किस क्लास का स्टूडेंट है? सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। मेरा सीनियर है, मैं कुछ कह भी नहीं सकता। तभी विंग को किसी ने नीचे से एक लात मारा। विंग ने पीछे मुड़कर कहा, हुसैन क्या? ओक्सैंग ने कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? विंग ने कहा, मेरा दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए वो ये अल्फा उस बुड्ढे को इस क्लास में क्यों चाहता है? अच्छा है ना, प्रोफेसर लैन कुरैन कितना अच्छा पढ़ा रहे थे, पर इसी वो बुड्ढा चाहिए। हुसैन ने कहा, वैसे सही कहा तुमने, ये स्टूडेंट पागल हो गया है, लगता है इसे प्रिंसिपल लैन कुरैन कुछ ज़्यादा ही पसंद है। प्रिंसिपल लैन कुरैन का चमचा। ये कहकर न्यूसेंग भी उस बच्चे को घूर के देखने लगा। वैसे न्यूसेंग को फिर फील हुआ शायद उसे भी कोई घूर के देख रहा है, इसलिए न्यूसेंग ने अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई तो उसने देखा फर्स्ट रो के एकदम लास्ट बेंच पे जंक्शा याली और उसकी पूरी गैंग बैठी हुई है जो उसी की तरफ घूर के देख रहे थे। और याली तो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में लग रही थी, शायद याली ने देख लिया था न्यूसेंग को विंग को पैर मारते हुए। ये सोचते ही न्यूसेंग ने अपने हाथ को हिलाया याली को देखकर और कहा, हेलो सीजे। क्या इन्होंने इतने दूर से देख लिया कि मैंने विंग को लात मारी है? पर कैसे? वो तो फर्स्ट रो में बैठे हैं ना और हम थर्ड रो में, फिर भी कैसे देख लिया? यार इन दोनों भाई बहनों की नजरें कितनी तेज है, गिद्ध की तरह इनकी नजरें हैं। देखो मुझे कितना घूर के देख रही है, मैं क्या करूं? विंग वो देखो तुम्हारी गगा और सीजे। विंग ने कहा, कहाँ मैंने तो उन्हें देखा ही नहीं, इतने बच्चे मुझे दिखी नहीं। न्यूसेंग ने कहा, वो देखो विंग एकदम फर्स्ट रो में लास्ट बेंच पर। विंग ने कहा, सीजे। ये कहकर विंग ने याली को धीरे से अपने हाथ हिलाए। हाय। जैसे याली ने अपनी पत्ती से दिखाते हुए कहा, हाय विंग, और उनकी पूरी टीम विंग को हाय कह रही थी। अब पूरे क्लास में 4 लोग बैठ के किसी को हाय कहेंगे, वो भी हाथ हिला कर दो। टीचर की नजर और सभी स्टूडेंट की नजर तो उधर पड़ेगी ही ना, इसलिए शायद प्रोफेसर लैंस चैन की नजरें जंक्शन याली की तरफ चली गई। प्रोफेसर ने कहा, तुम खड़े हो, तुम सबके सब पीछे फर्स्ट रो लास्ट बेंच, खड़े हो जाओ। ये है हेलो क्या हो रहा है? ये क्लास चल रहा है ना कि तुम्हारा कोई प्लेग्राउंड है ये देखकर विंग ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसने अपना सिर को अपने हाथों छुपा लिया। ओह माय गॉड, मेरे वजह से सीजे को डांट पड़ गई। प्रोफेसर लैंस चैन ने जंक्शन याली को डांटते हुए कहा, जो पूरे ही क्लास के बच्चे ये देख रहे थे। आखिर पूरी क्लास के सामने जंक्शन याली को और उनकी पूरी ग्रुप को डांट जो पड़ी थी, इसीलिए तुम सब एक डिस्टर्बिंग स्टूडेंट हो, तुम सब हमेशा ही क्लास को डिस्टर्ब करते रहते हो। देखो वैंचिंग और मैम्या को देखो, वो सब कितने शांत है और उनकी पूरी टीम भी शांत है, पर तुम सब क्लास में ऐसे बिहेव करो जैसे कि नर्सरी स्कूल के बच्चे हो। यानी ने कहा अपना सिर को झुकाकर, सॉरी सर। लैंस चैन ने कहा, सॉरी बेटर, लगता है तुम में अब अकल आ गई है, सिट डाउन। जैसे ही प्रोफेसर लैंस चैन ने ये कहा, यानी की पूरी टीम बैठ गई और विंग ने यानी की तरफ देखा और अपने दोनों कानों को पकड़ लिया था और उसने बहुत क्यूट सा मुंह बनाया था। उसका मुंह रोंदा रोंदा हो गया था कि उसकी फेवरेट सीजे को उसकी वजह से डांट पड़ गई। याली ने विंग को देखा, उसे विंग बहुत क्यूट लगा। ओह माय गॉड, मेरा छोटा सा बेबी। ओह उदास हो गया। याली ने कहा इशारे में, कोई बात नहीं विंग, ये तो होता रहता है, स्माइल। ये देखकर विंग ने अपनी पत्ती से दिखाकर कहा, लव यू सीजे। तभी याली ने अपनी बुक उठाया और उसमें पॉइंट करते हुए कहा, फोकस करो पढ़ाई में वरना प्रोफेसर तुम्हें भी पनिश कर देंगे। वैसे ही हम सबको पनिशमेंट मिली है, विंग ने कहा अपने सिर को हिलाते हुए। प्रोफेसर लैंस चैन ये सब नहीं देख रहे थे शायद, पर पीछे से
वेंचिंग और मेम्बर देख रही थी विंग को। विंग किस एंगल से? गॉड लगता है वो सबका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। फ्यूज उड़ गया था उन दोनों का कि कैसे विंग कैसे गॉड हो सकता है। माना कि उन्होंने वांग जी को देखा, वांग जी की पावर्स को देख ली, जिसे देखकर उनके पैर अभी भी कांप रहे। इसी वजह से तो वो सब डर के बैठी हुई है अपनी जगह पर, क्योंकि वो सबकी हालत खराब है। वरना तो वेंचिंग और मेम्या एक साथ, वो भी शांत होकर बैठे, कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ उस स्टूडेंट के सवाल पर प्रोफेसर लैंसडेन सोच रहे थे, अब मैं क्या बोलूँ इसे कि हमारे प्रिंसिपल डर के मारे नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहाँ डिस्ट्रॉयर लाइफ है। मैं क्या बोलूँ? फिर भी प्रोफेसर लैंसडेन ने अपने आवाज को सही किया। वो क्या है ना, प्रिंसिपल लैंकुरन की तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से वो नहीं आए क्लास में। उस स्टूडेंट ने कहा, पर प्रोफेसर प्रिंसिपल लैंकुरन तो आज कॉलेज आए, मैंने उन्हें देखा। ये सुनकर प्रोफेसर लैंसडेन ने अपने मन में कहा, ये कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बन रहा है। मिस्टर विल, प्रिंसिपल लैंकुरन क्लास कब लेंगे और कब नहीं लेंगे, अब आपको तो हमें ये सिखाने की ज़रूरत तो नहीं है मुझे लगता है। तो प्रिंसिपल को जब क्लास लेना होगा वो ले लेंगे। हैप्पी, अब मुझे लगता है आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे मिस्टर विल, सो सिट डाउन एंड डोंट इंटरप्ट दिस क्लास, ओके। ये कहकर प्रोफेसर लैंसडेन ने उस बच्चे को घूर के देखा, जिसे वो बच्चा डर गया और वो अपनी सीट पर वापस बैठ गया। और फिर उसने अपने फ्रेंड को देखते हुए कहा, ऐसे क्या पूछ दिया मैंने जो प्रोफेसर लैंसडेन इतना गुस्सा हो गए। ये सुनकर मिस्टर विल के फ्रेंड ने कहा, मुझे क्या पता। मिस्टर विल के अपने सीट पर बैठते ही प्रोफेसर लैन ने फिर अपनी नजरें हटाकर पूरी क्लास की तरफ देखा, जो पूरी क्लास बिल्कुल शांत लग रही थी। शायद वो क्लास इसी वजह से शांत थी क्योंकि प्रोफेसर लैंसडेन आज गुस्से में लग रहे थे। प्रोफेसर लैंसडेन की नजरें पूरी क्लास में दौड़ रही थी। उन्होंने पहले येल्ले के ग्रुप को देखा, जो सभी शांत होकर प्रोफेसर लैंसडेन की तरफ ही देख रहे थे। फिर उनकी नजरें सेकेंड रो में गई, जहां लास्ट बेंच पर वेंचिंग और मेम्या बैठी हुई थी। वो सभी शांत लग रही थी और उन सभी का ग्रुप भी बहुत शांत लग रहा था। प्रोफेसर लैंसडेन ने सोचा, आज इन दोनों को क्या हो गया, ये दोनों आज एक साथ क्यों बैठे हैं। फिर भी प्रोफेसर लैंसडेन ने इस बात को इग्नोर किया क्योंकि उन्हें क्लास जो लेना था। लेकिन फिर उनकी नजरें थर्ड रो में गई, जहां विंडो के पास फर्स्ट ईयर का क्लास बैठा था पूरा, क्योंकि वो क्लास था ही इतना बड़ा जहां हर सेमेस्टर के बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। प्रोफेसर लैंसडेन की नजरें थर्ड रो के फर्स्ट ईयर के क्लास के बीच के कुछ सीटों पर गई, जहां बाउसर सरन बैठी थी और उनके बगल में नियोसेंग बैठा था। नियोसेंग के आगे जस्ट विंग बैठा था और उसके बगल की सीट खाली थी। प्रोफेसर लैंसडेन ने कहा, डिस्ट्रॉयर यहाँ क्यों नहीं है। ये कहते ही प्रोफेसर लैंसडेन की नजरें जो हैं बाउसर सरन की नजरों से मिली और उन्होंने नोट किया, बाउसर सरन ने भी नोट किया, जैसे कि उन दोनों में कोई इशारों में बात चल रही थी, पर क्या किसे पता था। फिर प्रोफेसर लैंसडेन ने कहा, तो क्लास आज की ये कंबाइंड क्लास शुरू करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कंबाइंड क्लास क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपकी कंबाइंड क्लास इसलिए है क्योंकि आपके प्रिंसिपल मार्शल लैन ये चाहते थे कि आप सभी को हमारे हिस्ट्री के बारे में पता चले। ये सुनकर सभी बच्चों ने कहा, पता है सर, हिस्ट्री बोरिंग क्लास है हिस्ट्री की। विंग ने अपने मुंह फुलाते हुए कहा, मुझे हिस्ट्री की क्लास बिल्कुल भी पसंद नहीं। न्यूसेंग ने कहा, मुझे बहुत पसंद है। विंग ने कहा, पता है तुम्हें पसंद है, तभी तो तुम इस क्लास में सबसे पहले आए हो। बाउसर सरन ने कहा, विंग क्या तुम्हें हिस्ट्री क्लास पसंद नहीं। विंग ने कहा, नहीं डेजी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्या तुम्हें पसंद है। डेजी ने कहा, ऑफ कोर्स मुझे पसंद है, इसलिए तो मैं इस क्लास के लिए बहुत एक्साइटेड थी। सभी बच्चे आपस में बात कर रहे थे, जिसकी वजह से क्लास में शोर होने लगा था। इसलिए प्रोफेसर लैंसडेन ने चिल्लाकर कहा, साइलेंट। ये सुनते ही सभी बच्चे शांत हो गए और सभी बच्चे प्रोफेसर लैंसडेन की तरफ देखने लगे। प्रोफेसर लैंसडेन ने कहा, आप लोग तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे ये कोई नर्सरी का क्लास है। अगर एक बार और आप लोग में से किसी की भी आवाज आई ना, तो मैं उस बच्चे को खड़ा कर दूंगा, और वो भी क्लास के बाहर। तो आपके जूनियर्स देखेंगे कि उनके सीनियर्स को पनिशमेंट मिली है। तो अगर आपको अपनी इंसल्ट नहीं करवानी है तो शोर मत कीजिएगा। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ आप लोगों की हिस्ट्री की क्लास चलेगी। हालांकि हिस्ट्री में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो आप लोगों को नहीं पढ़ना। मार्शल लैन चाहते हैं कि आप लोगों को कल्टीवेशन ऑफ हिस्ट्री पढ़ाया जाए, वरना तो सारी हिस्ट्री पढ़ने में पूरा साल निकल जाएगा आप लोगों का। तो ये आप लोगों की बुक है,
ये कहते ही प्रिंसिपल लैंसडैन ने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से कॉलेज के 3 स्टाफ आए और उनके हाथों में ढेर सारी बुक्स थी। ये देखकर विंग ने कहा, ये क्या है? न्यूसेंग ने कहा, बुक है। डेजी ने कहा, पर क्यों? विंग ने कहा, पता नहीं, क्या हमें ये पढ़ना पड़ेगा? विंग ने ये चिल्ला कर कहा था कि सबकी नजरें विंग की तरफ गईं। प्रोफेसर लैंसडैन की भी गई। प्रोफेसर लैंसडैन ने विंग को देखकर एक स्माइल की और कहा, हाँ विंग, आप लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और ये आपके सिलेबस में ऐड है। विंग ने कहा, ओह माय गॉड, क्या बिजनेस स्टडी में भी कोई हिस्ट्री पढ़ता है? ये बुढ़ा, इसे इसी साल ये सब्जेक्ट ऐड करना था। मुझे हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये कहकर विंग ने अपना मुंह बनाया रूंधू सा। तभी उसके पास कॉलेज का एक स्टाफ आया और उसने न्यूसेंग और विंग को उनकी बुक्स दी। हिस्ट्री ऑफ कल्टीवेशन वर्ल्ड लिखी। न्यूसेंग ने कहा, वो ये तो काफी मोटी बुक है। विंग ने उस बुक को देखकर कहा, ओह माय गॉड, ये सच में कितनी मोटी बुक है। न्यूसेंग ने कहा, विंग तुम इतना क्यों डरते हो? हिस्ट्री पढ़ने का कल की मजा है। विंग ने कहा, हाँ न्यूसेंग, उसे जिसे हिस्ट्री पसंद है, उसे नहीं जिसे नहीं पसंद। न्यूसेंग ने कहा, ओह विंग, इसे कहानी की तरह पढ़ो ना, क्योंकि तो वैसे भी तुम्हें कहानी तो पसंद है ना। विंग ने कहा, हाँ मुझे कहानियां पसंद है, ये नहीं कि मैं हिस्ट्री पढ़ते हुए फिरूं। पीछे से प्रोफेसर ने कहा, विंग क्या तुम्हें स्टोरीज पसंद है? विंग ने कहा, हाँ डेजी, मुझे स्टोरी पसंद है। डेजी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हें ये बुक भी जरूर पसंद आएगी। विंग ने कहा, क्या कहा तुमने? डेजी ने कहा, कुछ नहीं, प्रोफेसर कुछ कह रहे हैं। ये सुनकर विंग ने प्रोफेसर लैन को देखा जो कह रहे थे, सभी स्टूडेंट्स बुक खोलिए और चैप्टर 1 में जाइए। ये सुनकर विंग ने भी मुंह बनाते हुए अपने बुक को खोला और उसने चैप्टर 1 के टाइटल को पढ़ा, यू नो हु आर यू। ये पढ़कर विंग ने कहा, यस आई नो हु आई एम। बाओ सरन ने कहा, क्या सच में? लाइफ आप खुद को जानती हैं। ये कहकर बाओ सरन ने विंग को देखा और फिर उन्होंने प्रोफेसर लैंसडैन को देखा। बाओ सरन विंग के दिमाग को पढ़ रही थी, जो डिस्ट्रॉयर कभी नहीं कर सकते। वो लाइफ के दिमाग को नहीं पढ़ सकते। प्रोफेसर लैंसडैन ने कहा, तो आप सभी ने चैप्टर 1 के टाइटल को तो पढ़ ही लिया होगा। न्यूसेंग ने हाथ उठाकर कहा, पर सर इस टॉपिक का नाम ये क्यों है, हु आर यू? प्रोफेसर लैंसडैन ने विंग को देखते हुए कहा, आपको जल्दी पता चल जाएगा मिस्टर डीए। प्रोफेसर लैंसडैन न्यूसेंग की बातों का जवाब दे रहे थे, पर वो विंग को देख रहे थे जिसकी नजरें उस किताब में थी और वो उस किताब को पढ़ रहा था शायद। फिर प्रोफेसर लैंसडैन ने कहा, आज से लगभग करोड़ों साल पहले की बात है, जब ये पृथ्वी बनाई जा रही थी। वेंचिंग ने कहा, सर बनाई जा रही थी? प्रोफेसर लैंसडैन ने कहा, हाँ बनाई जा रही थी। मैम्या ने कहा, पर सर कैसे? साइंस तो कहता है, प्रोफेसर लैंसडैन ने कहा। मिस मैम्या, साइंस क्या कहता है वो मैटर नहीं करता, हमारा इतिहास क्या कहता है वो मैटर करता है। क्योंकि जिन लोगों का इतिहास नहीं होता है, उसके आज के अस्तित्व पर आसानी से प्रश्न उठाए जा सकते हैं। तो हमारी पृथ्वी का भी एक इतिहास रहा है जो करोड़ों साल पहले का है। उस वक्त न मैं था न आप थे। मैंने अपने मन में सोचा, पर क्या सर सच में मैं नहीं थी, पर शायद आप होंगे। ये आपने नहीं कहा। प्रोफेसर लैंसडैन ने कहा, करोड़ों साल पहले की बात है, जब ये पृथ्वी बन रही थी। जिन्हें बनाने वाले लॉर्ड बाओ-सेरेन, लॉर्ड लैनी और डिस्ट्रॉयर लान वांग जी थे। उन तीनों ने धरती को तो बना लिया था, पर धरती में जान लाना बाकी था, जो लाइफ के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। ये सुनते ही विंग की नज़रें प्रोफेसर लैंसडैन की तरफ चली गई थी उस बुक से हटकर, और वेंचिंग और मैम्या की नज़रें विंग पर आकर अटक गई थी। बाओ-सेरेन विंग को देख रही थी और प्रोफेसर लैंसडैन भी विंग को देख रहे थे। प्रोफेसर लैंसडैन ने विंग को देखते हुए कहा, लाइफ के वजह से इस धरती पर जान है, या कहो ह्यूमंस, जो इस पृथ्वी के सबसे सुपीरियर क्रिएचर माने जाते हैं। लाइफ की वजह से ही यहाँ जिंदगियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं। प्रोफेसर लैंसडैन कल्टीवेशन वर्ल्ड की पूरी हिस्ट्री बता रहे थे, जो हिस्ट्री बेस्ड थी लाइफ और डिस्ट्रॉयर के ऊपर। विंग इस कहानी को बहुत ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि ये कहानी वो पहले से भी सुन चुका है। इसीलिए उसने कहा, क्या ये कहानी कोई कहानी नहीं, क्या ये हमारा इतिहास है? ये कहकर विंग ने
अपने उस ब्रेसलेट को देखा और कहा, क्या ये ब्रेसलेट किसी इतिहास से जुड़ा हुआ है? विंग उस ब्रेसलेट को देख रहा था और उसके कानों में प्रोफेसर लैंसटैन की आवाज जा रही थी जो उस कहानी के बारे में बता रहे थे। वेंचिंग और मैं भी इस स्टोरी को ध्यान से सुन रही थी, या कहो पूरी क्लास ही इस कहानी को बहुत ध्यान से सुन रही थी। फिर प्रोफेसर लैंसटैन ने अपनी बातों को खत्म करते हुए कहा, तो क्लास, एनी डाउट्स? याल्नी ने अपने हाथ को उठाया और कहा, सर क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? प्रोफेसर लैंसटैन ने कहा, जी मिस याल्नी। याल्नी ने खड़े होकर कहा, सर मेरा ये सवाल है कि गॉड्स ने इस दुनिया को बनाई है तो वो हेवन छोड़कर अर्थ पे क्यों रह रहे हैं? हम सभी ने सुना है कि गॉड्स हमेशा से हेवन में रहते हैं, तो वो अर्थ पे क्यों है? ये सुनकर विंग की नजरें याल्नी पर गई। प्रोफेसर लैंसटैन ने याल्नी को देखते हुए कहा, आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये कहकर प्रोफेसर लैंसटैन ने याल्नी से अपनी नजरें हटाकर विंग को देखते हुए कहा, क्योंकि उन्हें लाइफ को जो बचाना है। वेंचिंग ने कहा, सर क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? प्रोफेसर लैंसटैन ने कहा, जी जरूर। वेंचिंग ने खड़े होते हुए कहा, पर सर आप लोगों को। ये सुनते ही प्रोफेसर लैंसटैन ने घूर के वेंचिंग को देखा और लॉर्ड बॉसोसरन ने वेंचिंग को देखा। मैंने वेंचिंग के पैर पे एक लात मारा। वेंचिंग ने कहा, सॉरी मेरा मतलब है गॉड्स और लॉर्ड्स को लाइफ को बचाने की क्या जरूरत है? आखिर वो लाइफ है तो उन्हें कौन ही मार सकता है? प्रोफेसर लैंसटैन ने कहा, लगता है मिस वेंचिंग आपने मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना। लाइफ सभी को जीवन दे सकती है पर किसी को मार नहीं सकती, और उनका ये 7वां जन्म है। वेंचिंग ने कहा, 7वां जन्म? तो लाइफ है कहाँ? प्रोफेसर लैंसटैन ने कहा, किसे पता? वेंचिंग ने कहा, क्या सच में सर आपको नहीं पता? प्रोफेसर लैंसटैन ने कहा, आपका क्या मतलब है मिस वेंचिंग? बॉसोसरन ने वेंचिंग को पीछे मुड़कर देखा और अपने मन में कहा, तुम्हें आना होगा, तुम आओगी इस एक तरफे प्यार के लिए और उसके लिए तुम जान भी गवाओगी। वेंचिंग ने कहा, तो सर आपका कहना है कि लॉर्ड्स लाइफ को बचाने के लिए धरती पर हैं? प्रोफेसर लैंसटैन ने कहा, हाँ बिल्कुल। वेंचिंग ने कहा, तो सर लॉर्ड्स कहाँ हैं? प्रोफेसर लैंसटैन ने कहा, कहीं भी हो सकते हैं, आपके आसपास भी हो सकते हैं, किसी कंपनी के CEO हो सकते हैं जिसे लोगों ने कभी नहीं देखा, आपके डॉक्टर हो सकते हैं। वेंचिंग ने कहा, या आपके प्रोफेसर हो सकते हैं सर। ये सुनकर प्रोफेसर लैंसटैन शांत हो गए। तभी मैंने वेंचिंग के पैर पर एक लात मारा और कहा, शांत रहो वेंचिंग, तुम हमें मरवाओगी। वेंचिंग ने कहा, आउच आउच मैमिया। फिर वेंचिंग ने कहा, सर मुझे बस यही पूछना था, और वेंचिंग अपनी सीट पर बैठ गई। फिर प्रोफेसर लैंसटैन ने खुद को सही करते हुए कहा, क्या किसी और को कुछ पूछना है या मैं पूछूं? पूरी क्लास प्रोफेसर लैंसटैन को देख रही थी। वो सभी कुछ कह ही नहीं रहे थे। आखिर हिस्ट्री में किसे इंटरेस्ट होता है, पर शायद यहाँ कुछ लोगों को इंटरेस्ट था, इसीलिए तो उन्होंने शायद ये सवाल पूछे थे। और यहाँ विंग अपने ही दुनिया में जैसे गुम लग रहा था। उसकी हार्ट बीट दोबारा से बढ़ गई थी और उसके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे। उसके हाथ शेक कर रहे थे, न जाने क्यों, उसे खुद भी नहीं पता। और बॉसोसरन ये देख रही थी। वो जानती हैं लाइफ के दिल में अलग ही इमोशंस चल रहे होंगे अपनी ही कहानी दोबारा सुनकर, क्योंकि जिस कहानी को हम दोबारा सुनते हैं उस कहानी की इमोशंस बाद में हमें ज़्यादा फील होते हैं। इसीलिए शायद वो कहानी विंग को और भी छू गई थी, या को और भी ज़्यादा हर्ट कर गई थी। और यहाँ वेंचिंग की नज़रें विंग पर थी। वो विंग को देख रही थी, उसके बदलते हुए एक्सप्रेशंस को देख रही थी। वेंचिंग को न जाने क्यों विंग के लिए बहुत हर्ट फील हो रहा था। शायद वो विंग के इमोशंस को समझ सकती थी, शायद हाँ वो समझ सकती थी, क्योंकि वेंचिंग सच में विंग से प्यार करने लगी है। इसीलिए शायद उसे विंग के लिए बहुत बुरा लग रहा था, जबकि उसे ठीक से पता भी नहीं है कि विंग सच में लाइफ है या नहीं, या वो नॉर्मल ह्यूमन है। प्रोफेसर लैंसटैन ने कहा, तो चलिए मैं ही सवाल करता हूँ, आप लोगों को क्या लगता है डिस्ट्रॉयर ने गलती की या नहीं, या लाइफ को उन्हें माफ़ कर देना चाहिए था? सभी बच्चे एक दूसरे को देख रहे थे। कोई भी बच्चा अपने हाथ खड़े नहीं कर रहा था। इसीलिए मिस्टर विल को प्रोफेसर लैंसटैन ने कहा, मिस्टर विल तो आप बताइए। मिस्टर विल खड़े हो गए। उन्होंने कहा, सर मुझे लगता है लाइफ को डिस्ट्रॉयर को माफ़ कर देना चाहिए। प्रोफेसर लैंसटैन की भौहें चढ़ गई। उन्होंने कहा, भला क्यों? मिस्टर विल ने कहा, सर आप ही ने कहा ना डिस्ट्रॉयर
एक मौत के देवता हैं, तो उनके अंदर कैसे कोई फीलिंग्स आ सकती हैं और वो कैसे किसी के इमोशंस को समझ सकते हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। जो भी हुआ इसमें हालातों की गलती है। जिन हालातों में डिस्ट्रॉयर को ये कदम उठाना पड़ा, अपने मेट को रिजेक्ट करना पड़ा, वरना कौन ही अल्फा अपने मेट को रिजेक्ट करेगा। अगर देखा जाए तो अगर डिस्ट्रॉयर नॉर्मल गॉड होते तो वो अपने मेट को एक्सेप्ट करते, पर जिसके दिल में कोई इमोशंस ही नहीं, कोई जज्बात ही नहीं, वो दूसरे के दर्द को नहीं समझ सकता। अगर कोशिश भी करे तब भी नहीं शायद। पर आपने कहा सर डिस्ट्रॉयर तो कोशिश कर रहे हैं ना, तो शायद सर हो सकता है डिस्ट्रॉयर अपने मेट से प्यार करते हैं, इसीलिए वो खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर लैंसस्टर्न ने कहा, सही कहा आपने, डिस्ट्रॉयर अपने मेट से प्यार करते हैं, इसीलिए वो खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके लिए बहुत मुश्किल है, फिर भी वो कोशिश तो कर रहे हैं। जंगशा ने कहा, सर मेरा एक सवाल है। प्रोफेसर लैंसस्टर्न ने धीमे धीमे अपने कदमों से जंगशा की तरफ जाते हुए कहा, जी पूछिए मिस्टर जियांग। जंगशा ने अपनी सीट से खड़े होते हुए कहा, सर कहते हैं हर गॉड के पीछे गॉड बनने की भी एक वजह होती है, तो सर वो वजह क्या है जो डिस्ट्रॉयर लान वांग जी डिस्ट्रॉयर बने। ये सुनकर विंग की जो आंसू भरी हुई नजरें थीं वो प्रोफेसर लैंसस्टर्न की तरफ गईं। प्रोफेसर लैंसस्टर्न ने कहा, डिस्ट्रॉयर लान वांग जी गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर क्यों बने? शायद किसी और जन्म में, शायद किसी और आयाम में, या कहो शायद किसी और वक्त में डिस्ट्रॉयर लान वांग जी एक अलग ही इंसान थे। विंग अपने खूबसूरत आंखों से प्रोफेसर लैंसस्टर्न को देख रहा था, जिन आंखों में आंसू फिल थे। और फिर विंग ने अपनी रुआसी आवाज में प्रोफेसर लैंसस्टर्न से कहा, आपका मतलब क्या है सर? ये आवाज सुनकर सबकी ही नजरें लाइफ के ऊपर गईं। प्रोफेसर लैंसस्टर्न ने जंगशा के पास खड़े होते हुए ही पीछे पलटकर विंग को देखा और कहा, मेरा मतलब है हर इंसान का प्रेजेंट उसके पास्ट से जुड़ा हुआ होता है। जब तक हम उस इंसान का पास्ट नहीं जान लेते, उसका प्रेजेंट को हम जज नहीं कर सकते। शायद डिस्ट्रॉयर के साथ भी ये है, क्योंकि डिस्ट्रॉयर को तो हर कोई मौत का देवता कहता है, पर मौत के देवता बने कैसे, इसके पीछे भी एक इतिहास है। हमने तो लाइफ के बारे में जान ही लिया ना, तो डिस्ट्रॉयर के बारे में भी जानते हैं। कहा जाता है डिस्ट्रॉयर लान वांग जी को एक कर्स मिला है। ये सुनकर रैन ने अपनी नजरें उठाईं और प्रोफेसर लैंसस्टर्न को देखा, और प्रोफेसर लैंसस्टर्न ने भी रैन को देखा। रैन ने कहा, कर्स पर फैसला तो डिस्ट्रॉयर नहीं किया था। नियो सिंह ने खड़े होते हुए कहा, सर क्या वो एडम की मेट को मारने का कर्स? लैंसस्टर्न ने कहा, नहीं, ये कर्स है उनके डिस्ट्रॉयर बनने से पहले का कर्स, क्योंकि जब एडम के मेट को डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने मारा था तो डिस्ट्रॉयर लान वांग जी पहले ही गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर थे ना। ये सुनकर न्यू सेंग की आंखें बड़बड़ी और विंग अपनी आंसू भरी हुई आंखों से इस कहानी को सुन रहा था। प्रोफेसर लैंसस्टर्न ने कहा, डिस्ट्रॉयर लान वांग जी को एक कर्स मिला था किसी समय में। आप सभी जानते हैं हमारे साथ एक दुनिया बस नहीं चलती, हमारे साथ साथ कई दुनियाएं एक साथ चलती हैं, कई आयाम होते हैं हमारी ही दुनिया की तरह, जहाँ लोग होते हैं हमारे तरह ही। शायद उन्हें किसी आयामों में से किसी आयाम में डिस्ट्रॉयर को ये कर्स मिला था, जिस कर्स में ये कहा गया था कि जिस तरह तुमने मेरे मेट को मारा, उसी तरह तुम्हारा मेट भी मरेगा, तड़प तड़प कर तुम्हारे आंखों के ही सामने तुम उसे मरते हुए देखोगे। हर जन्म में वो मरेगा। जब भी तुम उसके पास पहुंचने की कोशिश करोगे वो तुम्हारे आंखों के ही सामने मर जाएगा। दुनिया तुमसे कहेगी तुम्हारा मेट है, लेकिन तुम्हें पता होते हुए भी तुम अपने मेट को खुद ठुकराओगे और बाद में उसी मेट को ठुकराने की दर्द भी सहोगे। तुम हर जन्म में अपने मेट के मरने की वजह भी बनोगे और उसके आखिरी जन्म में मरने की भी वजह तुम ही बनोगे। तुम एक ऐसे इंसान होगे जिसका दिल पत्थर का होगा, तुम्हारा दिल काला होगा और इस पत्थर दिल में कोई इमोशंस नहीं होंगे। लोग तुम्हें हार्टलेस पुकारेंगे, तुम्हारा मेट तुम्हें हार्टलेस पुकारेगा। जब भी तुम अपने मेट के पास जाओगे ना, तुम उसे हर्ट ही करोगे। लान वांग जी
ये सुनकर मैंने शॉकिंगली खड़े होते हुए चिल्लाकर कहा, तो क्या सर एडम के मेट को मारने की वजह से? क्योंकि सर आप ही ने कहा ना कि जिस तरह तुमने मेरे मेट को मारा, तो प्रोफेसर डिस्ट्रॉय ने तो एडम के मेट को मारा था ना, उसका नाम क्या था? वेरोनिका को मारा था। क्या उसे मारने की सजा? प्रोफेसर लैंसचैन ने कहा, नहीं, जैसा कि मैंने मिस्टर नीये से भी कहा। इस सजा को सुनकर डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने उस शख्स से माफी मांगी थी जिस शख्स के मेट को डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने गलती से मार दिया था। वो उनके पैरों में गिर गए थे क्योंकि वो उस वक्त एक मामूली इंसान थे, ना कि कोई गॉड थे। इसलिए वो उनके पैरों में गिर गए और उन्होंने उस शख्स से माफ़ी मांगी जो कल्टीवेशन वर्ल्ड का, किसी और आयाम के कल्टीवेशन वर्ल्ड का किंग था। क्योंकि उस वक्त तो लोग कल्टीवेशन करते थे और आप सभी को पता ही होगा कि आप लोगों के जो एंसेस्टर्स थे वो कल्टीवेशन करते थे, पता है कि नहीं? सभी लोगों ने हाँ कहा। प्रोफेसर लैंसचैन ने कहा, हाँ, तो उस समय लोगों के पास इतनी पावर थी कि वो किसी को अगर कर्स कर देते थे तो वो कर्स लग जाते थे। और ये कर्स तो डिस्ट्रॉयर लान वांगजी को एक लवर ने किया था, अपने मेट को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखकर। मैंने कहा, सर, तो डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने उनके मेट को मारा क्यों? प्रोफेसर लैंसचैन ने कहा, इंसान को हमेशा सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं। और जब एक किंग की तलवार उठे तो किसी निर्दोष के ऊपर तो ना उठे। शायद वही गलती डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने भी अपने पास्ट में किया। उन्होंने उस किंग को बंदी बनाया जो किंग उसके खिलाफ कभी था ही नहीं। षड्यंत्र रचे गए थे जिस षड्यंत्र में डिस्ट्रॉयर लान वांगजी फंस गए थे और उन्होंने गुस्से में उस किंग से सच्चाई उगलवाने के लिए उसकी मेट पर तलवार चला दी थी, जिससे उस किंग के आंखों के सामने ही उसकी मेट उसके बाहों में तड़प तड़प कर मर गई थी। और बाद में किंग लान वांगजी को पता चला कि ये किंग तो निर्दोष था, जिस किंग को उन्होंने बंदी बनाया था और उनकी मेट को मार दिया था। इसीलिए किंग लान वांगजी ने उस किंग को छोड़ दिया था और उससे माफ़ी भी मांगी थी, पर शायद अब तक बहुत देर हो गई थी। उस किंग ने अपने आंखों के सामने अपने मेट को मरते हुए देखा था और वो उससे बहुत प्यार करता था। इसीलिए उस किंग ने डिस्ट्रॉयर लान वांगजी को, जो उस वक्त के किंग थे, उन्हें ये कर्ज दिया था, जिस कर्ज को सुनकर डिस्ट्रॉयर लान वांगजी उस किंग के पैरों में गिर गए थे, जो कि खुद किंग थे। एक किंग दूसरे किंग के पैरों में उस वक्त गिरा था क्योंकि ये कर्ज बहुत खतरनाक था। अपने मेट से बिछड़ने का कर्ज था, अपने मेट को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखने का कर्ज था, अपने मेट के मरने का वजह बनने का कर्ज था। उस वक्त डिस्ट्रॉयर लान वांगजी जो किंग थे, उन्हें अपने मेट मिला ही नहीं था और ना ही उनका मेट ने उस वक्त जन्म लिया था जिस वक्त उन्हें ये कर्ज लगा था। ये कर्ज सुनकर डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने कहा, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज 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 मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती से हो गया ये, प्लीज मुझे माफ कर दो। इतना बड़ा कर्ज मुझे मत करो, मैं सह नहीं पाऊंगा। मैं अपने मेट से बिछड़ने का दर्द मैं नहीं सह पाऊंगा। तुम्हें सहना होगा। जिस तरह मैं तड़पा हूँ अपने मेट के लिए, जिस तरह मैंने अपने मेट को मरते हुए देखा है, तुम भी देखोगे। लान वांगजी, जिस तरह आज तुमने मेरे सामने घुटने टेके हैं ना, उस वक्त भी तुम घुटने टेकोगे और चाह कर भी तुम अपने मेट को बचा नहीं पाओगे। कोशिश तो बहुत करोगे तुम अपने मेट को बचाने के लिए, सारी दुनिया से लड़ जाओगे, सारी दुनिया को खत्म करने की कोशिश करोगे, पर ऐसा कर नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारा मेट ये करने नहीं देगा। क्योंकि अगर तुमने दुनिया खत्म की, तुम्हारा मेट तुमसे दूर हो जाएगा। बहुत गुरूर है ना तुम्हें खुद पर, बहुत घमंड है अपनी इस ताकत पर। देखना लान वांगजी, तुम्हारी ये ताकत, तुम्हारा ये गुरूर किसी काम नहीं आएगा। जब तुम अपने मेट को पाने की कोशिश करोगे, तुम्हारा मेट तुम्हें नहीं अपनाएगा। माफ कर दो, प्लीज प्लीज माफ कर दो। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? इतनी बड़ी सजा मत दो, प्लीज प्लीज इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं कोशिश करूँगा। तुम्हारे मेट नहीं ला सकते तुम मेरे मेट को। तुम भगवान नहीं पर बनोगे और ऐसे गॉड बनोगे जिसकी वर्शिप लोग तो करेंगे, और वो गॉड होगा काली शक्तियों का गॉड। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा मेट आएगा किसी खुशबू की तरह और हर जगह खुशबू से बिखेर देगा, हर जगह रोशन कर देगा, पर तुम उसकी जिंदगी में आओगे एक काल की तरह,
जो उसकी ज़िंदगी में उसके मरने का वजह बनेगा। नहीं, ऐसा मत कहो प्लीज़, ऐसा मत कहो। मैं कुछ भी करूँगा तुम्हारी माफ़ी के लिए, पर मुझे ये सज़ा दो प्लीज़, मुझे ये सज़ा मत दो। मैं जानता हूँ अपने मेट से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। मैंने तो अभी तक अपने मेट को पाया भी नहीं और तुम मुझे इतनी बड़ी कर्ज दे रहे हो। मैं तड़प गया हूँ अपने मेट के लिए, मैं अपने मेट के लिए तड़पता हूँ और मुझे मत तड़पाओ प्लीज़। मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो। सज़ा तो तुम्हें मिलेगी और ये कर्ज तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा लान वांग जी। नहीं, अभी से ही तुम अपने मेट के लिए तड़प रहे हो जो इस दुनिया में अभी आया ही नहीं है। पर जितना तुम अभी तड़प रहे हो ना, जितना और अभी रो रहे हो ना, उससे ज़्यादा तुम रोगे, उससे ज़्यादा तड़पोगे। ये कर्ज तुम्हारे लिए एक जख्म की तरह होगा, जिस जख्म को तुम चाह कर भी भर नहीं पाओगे। अगर भरने की कोशिश की तो ये जख्म हरा हो जाएगा और ये जख्म तुम हर बार सहोगे। तुम्हारे सीने में ये दर्द होगा जब भी तुम अपने मेट के द्वारा ठुकराए जाओगे, जब भी तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा, तुम्हारे सीने में ये दर्द होगा जो तुम्हें हर बार याद दिलाएगा कि तुमने किसी निर्दोष को मारा था, उसके प्रेमी से उसकी प्रेमिका को छीन लिया था। नियो सेंग ने कहा, सर तो क्या डिस्ट्रॉयर ने कभी भी इस कर्ज को खत्म करने की कोशिश नहीं की? लैन ज़िचान ने कहा, कोशिश तो बहुत की थी, पर उस किंग ने अपने कर्ज को कभी वापस नहीं लिया, क्योंकि कभी भी कर्ज को वापस नहीं लिया जा सकता। पर उस किंग ने ये जरूर कहा था कि मैं तुम्हारे लिए बस इतना कर सकता हूँ कि माना कि तुम्हें तुम्हारा मेट कभी याद नहीं रहेगा, माना कि तुम अपने मेट को ठुकराओगे, पर तुम्हारा मेट कभी मारा नहीं जाएगा। पर एक बात याद रखना लान वांग जी, अगर तुमने एक बार और किसी के मेट को मारा ना, ये कर्ज वापस लौट कर आएगा और तुम्हारे मेट के मरने का वजह बनेगा। ये सुनकर याली ने कहा, सर इसका मतलब यह है कि इस कहानी की जहाँ से शुरुआत हुई थी वो शुरुआत इस कहानी की है ही नहीं। इस कहानी की शुरुआत लाइफ से हुई थी, पर यह कहानी तो डिस्ट्रॉयर की है। लैन ज़िचान ने कहा, याली को देखते हुए, सही कहा मिस जियांग, ये कहानी डिस्ट्रॉयर की है। याली ने कहा, सर ये कहानी बहुत पेचीदा है, इस कहानी की कड़ियों को जोड़ना बहुत मुश्किल है, पर सर मुझे लगता है कि अब तक इस कहानी को सुनकर कि डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने अपने मेट को इसलिए ठुकराया था क्योंकि उन्हें ये कर्ज मिला था। लैन ज़िचान ने कहा, हाँ उन्होंने इसीलिए अपने मेट को ठुकराया था क्योंकि उन्हें ये कर्ज मिला था कि वो अपने मेट को ठुकराएंगे। इसी वजह से उन्होंने अपने मेट को ठुकराया, क्योंकि उन्हें अपनी पास्ट लाइफ याद ही नहीं थी। तो सर इसी वजह से लॉर्ड्स के बार बार याद दिलाने के बाद भी, हिंट्स देने के बाद भी डिस्ट्रॉयर ने लाइफ को ठुकराया, लाइफ को कभी अपनाया नहीं। उन्होंने कभी भी अपने मेट को ढूंढा नहीं। इसी कर्ज की वजह से डिस्ट्रॉयर के दिल में कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, किसी के लिए कोई जज्बात नहीं है। इसीलिए वो हमेशा ही हर चीज़ को तबाह कर देते हैं, जैसा कि वो चाहते थे ह्यूमंस को मार देना, पर लाइफ की वजह से वो कर नहीं पाए, जैसा कि उस कर्ज में कहा गया था। लैन ज़िचान ने कहा, जी मिस जियांग आपने बिल्कुल सही कहा और आपने इस कहानी के हर एक शब्द को एक धागे में पिरो दिया, जैसे आपकी हर बात सच है। पर यह भी सच है कि डिस्ट्रॉयर ने एक बार और किसी के मेट को मारा। याली ने कहा, एडम के मेट को मारा। इसी वजह से ये कर्ज वापस लौट कर आया, जो कर्ज कभी खत्म ही नहीं हुआ था। मैंने कहा, पर सर डिस्ट्रॉयर ने तो ह्यूमंस को बचाने के लिए वेरोनिका को मारा था ना, तो ये कर्ज उन्हें वापस कैसे लग सकता है? क्योंकि लॉर्ड सी ने तो कहा था इंसानों को बचाने के लिए डिस्ट्रॉयर को। वेंचिंग ने कहा, लॉर्ड्स ने ये नहीं कहा था कि डिस्ट्रॉयर को वेरोनिका को मारना होगा। लैन ज़िचान ने कहा, सही कहा आपने, और कर्ज तो कर्ज होता है ना, वजह कोई भी हो। तुमने किसी भी मोटिव से किसी को हर्ट किया हो या ना किया हो, कर्ज तो तुम्हारे ऊपर लगेगा ही ना, जिस कर्ज ने तुम्हारा पीछा कभी छोड़ा ही नहीं था। याली ने कहा, सर ये किस तरह की किस्मत है जो लाइफ और डिस्ट्रॉयर को मिली है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या उनके साथ कोई मजाक हुआ है जो उनकी किस्मत इस तरह लिखी गई? लैन ज़िचान ने कहा, किस्मत डेस्टिनी की तो बात है। यहाँ डेस्टिनी चाहती थी कि अर्थ का समय पूरा हो गया, इसलिए अर्थ को ख़त्म कर दिया जाए, और अर्थ को ख़त्म करना है तो लाइफ को ख़त्म होना हो। यहाँ डिस्ट्रॉयर कर्स्ड थे, इसी वजह से उन्होंने अपने मेट को कभी बचाया नहीं, और उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने एक बार और किसी के मेट को मार दिया, जिसकी वजह से एडम अब लाइफ को मारना चाहता है।
6 बार उसने लाइफ को मार दिया है। ये आखिरी जन्म है लाइफ का। तो सर, इसका मतलब है कि डिस्ट्रॉयर की पास्ट की गलतियों की सज़ा उन्हें आज उनके प्रेजेंट में मिल रही है, वो भी उनके मेट को गवा कर मिलेगी। लैंस जैन ने कहा, सही कहा मिस यालिनी आपने, पर इस सज़ा की कीमत ये है कि पूरी दुनिया ही दांव पर लग जाएगी। हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि लाइफ हर हालत में मारे जाएंगी। जंगशा ने कहा, सर आपने कहा था कि ये कर्ज किसी और आयाम में, किसी और डायमेंशन में, किसी और वक्त में दिया गया था, तो उस कर्ज का इस वक्त से क्या लेना देना? और अगर लाइफ मारी गई तो वो आयाम बस खत्म होगा ना? लैंस जैन ने कहा, तुम बच्चे हो, लाइफ किसी भी आयाम में हो, लाइफ मरेंगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, हर आयाम, हर डायमेंशन, इंसान, यहाँ तक कि पृथ्वी भी, क्योंकि ये सब तो जुड़े हुए हैं ना मदर ऑफ अर्थ से। तो मेरा ये आपके क्लास का एक आखिरी सवाल है, आप लोग को अब क्या लगता है, डिस्ट्रॉयर गलत थे? क्या लाइफ को, डिस्ट्रॉयर को माफ़ कर देना चाहिए? विंग ने अपनी आंसू भरी हुई आंखों से लैंस जैन को देखा और लैंस जैन ने विंग के आंखों में आंसू देखे। प्रोफेसर ने भी विंग को देखा। उस वक्त सभी की नजरें बस विंग के ऊपर थी, सभी गॉड्स, सभी लॉर्ड्स की, यहाँ तक कि लैनी की भी और लैंड कुरैन की भी। लैंस जैन ने कहा, मिस्टर वी वुशियान, मैंने आपसे सवाल किया है तो इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या लाइफ को, डिस्ट्रॉयर को माफ़ कर देना चाहिए? विंग ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं लाइफ नहीं। ये कहते ही विंग की आंखों से एक आंसू की बूंद गिर गई और विंग ने अपना बैग उठाया और वो उस क्लास से दौड़ता हुआ चला गया था। वो भाग रहा था और उसी वक्त लंच की बेल लग गई। ये देखते ही न्यूसेंग भी विंग के पीछे पीछे भागा। उसने कहा, विंग, विंग रुको, विंग। न्यूसेंग विंग का पीछा कर रहा था, पर विंग जैसे सबसे दूर जाना चाहता था, सबसे अपना पीछे छुड़ाना चाहता था। वो इस कहानी को नहीं सुनना चाहता। ये उसे हर्ट कर रही है, ये कहानी उसे दर्द पहुंचा रही है, ये कहानी। और यहाँ लैंस जैन अपनी जगह खड़े के खड़े ही रह गए। सब बच्चे क्लास से जाने लगे, पर लैंस जैन वहाँ से हटे ही नहीं। वो बस डेज़ी को देख रहे थे जो बॉस सेरेन थी, और रायन भी बॉस सेरेन को देख रहा था जो गार्डियन एंजल थे। लैंस जैन ने कहा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। बॉस सेरेन ने कहा, वो जवाब दे नहीं पाएंगे। लैंस जैन ने कहा, क्या मैंने उन्हें ये सच्चाई बताकर सही किया? रायन ने कहा, एक दिन तो बताना ही था। जिनी ने बॉस सेरेन के पास आते हुए कहा, जो एक रेन गॉडेस है, क्या लाइफ डिस्ट्रॉयर को माफ़ करेंगी? सभी गॉड्स की आंखों में सवाल था लॉर्ड बॉस सेरेन से। लॉर्ड बॉस सेरेन ने कहा, बाहर आसमान को देखते हुए, जो आसमान अब काले बादलों से ढके जा रहा था, लगता है शायद बारिश होने वाली है। और बॉस सेरेन ने उस आसमान को देखते हुए ही कहा, पता नहीं, पर शायद लाइफ में कुछ बदल गया है। यहाँ लॉर्ड लैनी जो अपने उस पैलेस में थी, जो पैलेस बहुत खूबसूरत था, और वो उस पैलेस के एक कमरे में बैठी हुई थी अपने चेयर पर, और वो उस ग्लोब में से हमेशा की तरह ही लाइफ को देख रही थी, जो उस कॉरिडोर में भाग रहे थे। उनके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, और लॉर्ड लैनी ने लाइफ को देखते हुए ही कहा, आपके जवाब बदल गए हैं लाइफ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में द डिस्ट्रॉयर के एक और पार्ट के साथ। और अगर आप लोगों को मेरी नॉवेल्स पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये चैप्टर आज का कैसा लगा। बाय बाय।